नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, इस वीडियो में हम आपके लिए मैथ के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो बच्चों, पहला प्रश्न है आपके लिए यहाँ पर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1029 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे होगी। तो वहां पर वो कौन सी संख्या होगी? प्रत्येक दशा में बच्चों कितना शेष बचता है? 5 बचता है। तो इन दोनों संख्याओं से पहले आप 5 माइनस कर लीजिए। 245 से 5 माइनस करेंगे तो बच्चों आपको प्राप्त होगा 240। ठीक है नहीं? और 1029 से 5 माइनस करेंगे तो 1000 आपके पास आ जाएगा 24। ठीक है। अब 240 और 224 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 240 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे बच्चों, वो होंगे 2 की घात 4 गुणा 3 गुणा 5, यानी कि 2 आपके पास 4 बार आएगा और 3 गुणा 5 होगा। इसी तरीका से 1024 के अगर अभाज्य गुणन करेंगे तो बच्चों आ जाएगा यहाँ पर ये 2 की घात 10, यानी कि 2 ही आएगा, वो 10 बार आएगा। तो जो संख्या होगी ना बच्चों, वो इसका में से होगी। वो जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी, घटाने के बाद 240 और 1024 जो आया है, इनका जो में से होगा वही बड़ी से बड़ी संख्या होगी, जिसका भाग देने पर इन दोनों संख्याओं में शेषफल जो है 5 बचेगा। तो इनका जब में से लेंगे, में से में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर दोनों में जो कॉमन होती है ना, वो छोटी से छोटी घात ली जाती है। 2 की घात 4 है और यहाँ 2 की घात 10 है, तो 2 की घात 4, यानी कि 2 की घात 4 का मतलब हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि में से 16 होगा। तो यानी कि 16 ही बच्चों हमारा आंसर होगा, जो हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो यही हमारा सही आंसर होगा बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है बच्चों, देखिए, यदि द्विघात बहुपद 3x² प्लस 8x प्लस k का एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है। दूसरे का क्या है बच्चों? व्युत्क्रम है। तो k का मान बताइए। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है समीकरण हमारे पास है 3x² प्लस 8x प्लस k है बच्चों, ये द्विघात बहुपद है। ठीक है नहीं? अब हम पहला मूल बच्चों यहाँ पर एल्फा मान लेते हैं, तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा? 1/एल्फा हो जाएगा, क्योंकि वो व्युत्क्रम है। अगर हम मूलों का यहाँ पर इनका गुणनफल निकालें, गुणनफल होता है, यानी कि इनकी गुणा कर दें गुणनफल, और गुणनफल बच्चों क्या होता है? वो होता है c/a, यानी अचर पद बटे x² का गुणांक। तो एल्फा से एल्फा कट जाएगा, बराबर c का मान यहाँ पर क्या है बच्चों? c का मान यहाँ पर k है, अचर पद, और a x² का गुणांक जो कि 3 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, तो बच्चों k बराबर आपको प्राप्त हो जाएगा कितना? 3 प्राप्त हो जाएगा। और ऐसा हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर सही होगा। ठीक है नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे, यदि समीकरण, ये जो समीकरण हमें दोनों दिए हैं, इन दोनों समीकरणों के अनंत हल हैं, तो a तथा b का मान होगा। अब बच्चों अनंत हल के लिए क्या होता है? वो होता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर होता है c1/c2। यही तो कंडीशन आती है अनंत हल के लिए बच्चों। अनंत हल के लिए यही कंडीशन बच्चों आती है। ठीक है। अब देखिए, जो x के गुणांक होते हैं a1 और a2 होते हैं, जो y के गुणांक हैं वो b1 और b2 होंगे, और बाकी जो अचर पद होंगे c1 और c2 होता है। a1/a2, तो देखिए x के गुणांक लेने हैं, यहाँ पहले में ये दिया है a-1 और दूसरे में 6 है। b1/b2 यानी y वाले गुणांक 3, और इसमें है बच्चों 1 - 2 भी है, और अचर पद ये आ जाएंगे 2, c1 और c2 हो गया 6। ठीक है नहीं? अब आपको क्या करना है, पहला वाला जो है इसकी कंपेयर इससे करना है। तो देखिए,
तो a-1/6 बराबर रखेंगे 2/6। इससे कैंसिल हो गया तो आपके पास बचेगा a-1 बराबर 2, तो a बराबर माइनस का धरा के हो जाएगा प्लस का, तो 2 और 1 3। a का मान तो बच्चों हमें 3 यहाँ पर प्राप्त हो गया। अब b का मान और निकाल लेते हैं बच्चों। देखिए अब इसकी कंपेयर से करेंगे, पहले हमने a वाले की कंपेयर से की है और फिर अब इसकी करेंगे। जब इनकी करेंगे तो यहाँ बच्चों लिख लेते हैं, देखिए 3/1 माइनस 2b बराबर, यहाँ देखिए काट लीजिए 3 से एक बार, 3 से यानी एक बार और ये 3 बार हो जाएगा, तो 1/3 आ गया बच्चों यहाँ पर। ठीक है नहीं, 2 है ना, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बच्चों 1 माइनस 2b बराबर 3 तिया 9 आ जाएगा, माइनस के 2b बराबर 1 जब इधर जाएगा 9 में से 1 घट जाएगा तो 8 आ जाएगा, तो b बराबर 2 चौके 8, तो b का मान हो जाएगा बच्चों -4। तो यही ऑप्शन आपको देखना, a बराबर 3 और b बराबर -4। a बराबर 3 और b बराबर -4 ऑप्शन नंबर बी में हमें दिया हुआ है, तो बच्चों यही हमारा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समचतुर्भुज की एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, दूसरे विकर्ण की लंबाई होगी। समचतुर्भुज यानी बच्चों रोम्बस, तो यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं रोम्बस के लिए। देखिए ये मान लीजिए हमारे पास एक रोम्बस है, ए बी सी और डी, इसके विकर्ण हो गए। भुजा की लंबाई कितनी है दे रखी है 10 सेंटीमीटर और इसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है। अब एक विकर्ण की लंबाई 12 है, तो यहाँ से आते से मान लेते हैं पूरी 12 है, इसको हमने 12 मान लिया। बच्चों समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं ना, वो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो जहाँ ये काटते हैं यहाँ ओ बिंदु पर, तो ये 90 अंश का कोण होगा। पूरा यहाँ से यहाँ तक 12 है, तो ये 6 हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, और इसको ओ भी हमें विकर्ण बी डी निकालना है, तो ओ बी को आप मान लीजिए यहाँ पर एक्स मान लीजिए। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ए ओ बी में, समकोण त्रिभुज ए ओ बी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो 90 के सामने यानी कि त्रिभुज ए ओ बी में ये कैसा है, ये बच्चों एक समकोण त्रिभुज है। तो 90 के सामने कर्ण का वर्ग, ठीक है, कर्ण ए बी है, पाइथागोरस प्रमेय से बच्चों यहाँ पर आप लिख लेंगे। तो कर्ण का वर्ग बराबर होगा ओ ए का वर्ग प्लस ओ बी का वर्ग। ठीक है, MCQ वाला क्वेश्चन है, थोड़ा शॉर्ट में ही समझ लीजिए। अब देखिए ए बी 10 है, तो 10 का वर्ग बराबर ओ ए यानी 6 आ गया, तो 6 का वर्ग प्लस इसको हमने x मान लिया है, या हम ओ बी लिख लेते, चलो ओ बी का वर्ग। 10 का वर्ग बच्चों 100 हो गया और 6 का वर्ग 36, इधर ले आएंगे तो माइनस में आ जाएगा, बराबर ओ बी का वर्ग। या बच्चों ओ बी का जो वर्ग हो जाएगा, 100 में से ये गया तो बचेंगे हमारे पास 64, या ओ बी का वर्ग 64 है, तो ओ बी कितना आ जाएगा, 64 का वर्गमूल यानी कि 8 आ जाएगा। विकर्ण जो बी डी होगा, मैंने आपसे बताया ना कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो अगर आपके पास 8 है तो पूरा विकर्ण हो जाएगा 8 का 2 गुना 8 दूनी 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो बच्चों यहाँ पर सी में ऐसा दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, यदि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 है, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की 4a का मान क्या होगा। देखिए यहाँ से समझ लीजिए, हमें दे रखा कि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 है बच्चों। अगर हम साइन ए की वैल्यू निकालें, साइन ए बराबर इसको उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस ये हो जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर ए, तो साइन ए की जो वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच्चों होता है कॉस वर्ग थीटा। अब कॉस वर्ग का मान ये हमारे पास है साइन ए। अब यहाँ पर देखिए हमें इसका मान निकालना है, कॉस वर्ग ए प्लस कॉस की 4a को हम कॉस वर्ग ए का स्क्वायर लिख देंगे, कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर लिख देंगे। अब बच्चों देखिए कॉस वर्ग ए का मान कितना है, साइन ए, तो इसकी जगह आप रख देंगे साइन ए, और यहाँ पर ये देखिए साइन ए हो गया, कॉस वर्ग ए का मान साइन ए, वर्ग है तो साइन स्क्वायर ए हो गया।
अब साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान कितना दिया है, ये तो क्वेश्चन में दिया है कि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है बच्चों, वही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है नी, वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, एक बारंबारता बंटन का माध्य तथा बहुलक क्रम से, माध्य 28 है और बहुलक है इसका 16 है, उसकी माध्यिका होगी। अब देखिए इंपीरियल जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि बहुलक, इन तीनों में जो संबंध होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्यिका यानी कि माध्यक माइनस 2 गुणा माध्य, यानी कि माध्यिका के 3 गुण में से माध्य का 2 गुना घटाने पर बहुलक प्राप्त हो जाता है। अब अगर हमें निकालना है यहाँ पर, अब हमें बच्चों यहाँ पर देखिए माध्य भी दिया हुआ है। अब माध्य कितना है हमारे पास 28 है और बहुलक कितना है 16 है, तो यानी कि बहुलक 16 बराबर 3 गुणा माध्यिका यानी कि माध्यक भी इसको बोल देते हैं माइनस 2 गुणा माध्य हमारे पास है 28 यहाँ पर। ठीक है, तो 28 दूनी 56, 56 जब इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 16 प्लस 56 बराबर 3 गुणा माध्यक या माध्यिका। 3 को इधर ले जाइए, 56 और 16 कितने हो गए बच्चों, 72 हो गया। ये 72 हो गया, 3 इधर जाएगा तो बटे में 3 आ जाएगा बराबर माध्यक यानी कि माध्यिका। ये 3 जब इधर लाएंगे तो ये भाग हो जाएगा, 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 24 दूनी 48, 24 × 72, तो माध्यक यानी कि माध्यिका हमारे पास होगी यहाँ पर 24 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो है बच्चों यहाँ पर सी वाला सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए यहाँ पर कि त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर बी सी, डी ई बी सी के समांतर है, ए डी 3 है, बी डी 2 है और डी ई 6 सेंटीमीटर है, तो बी सी की माप होगी, यानी कि इस बी सी की माप हमें निकालनी है। एक बात तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, जब डी ई, अब देखिए त्रिभुज, इसमें त्रिभुज ए बी सी में अब डी ई जो है वो समांतर है किसके, बी सी के, तो बच्चों इसलिए क्या होगा, एक तो हम थेल्स में लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें बी सी की माप निकालनी है, ये वाले बी सी की माप। तो ये वाला जो त्रिभुज है ना, छोटा वाला त्रिभुज जो है ए डी ई, ये इस बड़े त्रिभुज के क्या होगा, समरूप होगा। तो त्रिभुज ए डी ई समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के। ठीक है नहीं, क्योंकि ये वाला जो कोण इसके बराबर हो जाएगा और कोण ए दोनों में कॉमन आ जाएगा, वो तो हमें जरूरत नहीं है पर लेकिन ये हमेशा समरूप होते हैं आपस में, और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। जब अनुपातिक होती हैं तो बच्चों हम रख सकते हैं इसको ए डी, इस तरीका से ए डी बटे ए बी बराबर रख सकते हैं डी ई, पहले छोटे त्रिभुज की भुजा ले रहे हैं, नीचे बड़े वाले त्रिभुज की, संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। अब ए डी आपके पास कितना, देखिए यहाँ पर 3 है, ये 3 है, बटे ए बी कितना हो जाएगा, ये 3 है और बी डी 2 है, ये 2 है, 3 और 2 मिलकर 5 हो जाएगा, यानी कि ए बी का मान तो 5 आ जाएगा बराबर डी ई, डी ई आपको दे रखा है 6 और बी सी आपको निकालना है। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर दीजिए, 3 से कट जाएगा 6 2 बार और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूनी 10, यानी कि बी सी बराबर हो जाएगा बच्चों 10 सेंटीमीटर। तो बी सी 10 हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो बी सी का मान यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा प्रश्न है बच्चों, ये भी यहाँ पर देखिए, इसमें एक नाव की शांत जल में चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह धारा की दिशा, धारा की जो चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटे है, नाव द्वारा 5 घंटे में धारा के अनुकूल तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। धारा के अनुकूल, जब अनुकूल का मतलब है जिधर धारा प्रवाहित हो रही है उधर ही हमारी नाव चल रही है, तो दोनों की चाल बच्चों जुड़ जाएगी, दोनों की चाल जुड़ जाएगी अनुकूल में, प्रतिकूल में घट जाती है, यहाँ अनुकूल की बात कर रहा है। तो नाव की चाल 6 है और धारा की चाल है, तो चाल आ जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटे, 5 घंटे में चली गई दूरी, दूरी चाल गुणा समय, तो 10 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर वो हमारी दूरी आ जाएगी, 50 किलोमीटर दूरी आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे बच्चों सही होगा। अगर ये प्रतिकूल पूछता तो वो भी समझ लीजिए,
तब 6 माइनस 4 घट जाती, 2 आ जाती, और 5 घंटे में चली गई दूरी आती 5 गुणा 2 यानी कि 10 किलोमीटर। फिर ऑप्शन नंबर बी सही होता बच्चों। ठीक है ना, दोनों ही बातें आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एपी यानी समांतर श्रेणी 21, 42, 63, 84 डॉट डॉट का कौन सा पद 210 है? कौन सा पद 210 है? हम बच्चों मान लेते हैं कि एनवा पद 210 है। तो यहाँ पर ए बराबर पहला पद कितना है? 21 है। सब में देखिए 21 का अंतर है, तो जो पदांतर है डी भी 21 हो जाएगा, डी भी 21 होगा। अब एनवा पद मान लेते हैं, तो ए एन बराबर हमने मान लिया 210। ठीक है, एनवा पद 210 मान लिया, तो एनवें पद के लिए सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 210। ए का मान 21 रख दीजिए, प्लस एन माइनस 1, डी का मान वो भी 21 है, बराबर 210 हो गया। अब देखिए एन माइनस 1 गुणा 21 बराबर 21 इधर लेके जाएंगे, 21 जब इधर लेके जाएंगे तो 210 में से 21 माइनस हो जाएगा, तो n माइनस 1 गुणा 21 बराबर कितना बचेगा बच्चों? यहाँ पर ये बचेगा 189 बचेगा, 189 बचेगा ना, घटा लीजिए इतना ही बचेगा। तो n माइनस 1 बराबर हो जाएगा, 21 से कट जाएगा 21 निम्मा 189, तो n बराबर इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 10, n बराबर क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। यानी कि बच्चों जो 10वां जो पद है वही कितना होगा? 210 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, किसी घटना की प्रायिकता P है और उसकी पूरक घटना की प्रायिकता है, तो पूरक घटना की प्रायिकता क्या होगी? तो बच्चों देखिए, किसी घटना की प्रायिकता और उसकी जो पूरक घटना होती है, जिसे हम इस तरीका से प्रदर्शित करते हैं, दोनों का योगफल 1 होता है। किसी घटना की प्रायिकता और उसकी पूरक घटना की प्रायिकता दोनों का योगफल 1 होता है। ये हमें P दिया है, और पीई नोट पी नहीं है हमें ज्ञात करना है, तो पीई नहीं है तो बराबर आ जाएगा, पी को उधर ले आएंगे -1, यानी कि एक में से हम जो जिस घटना की प्रायिकता दी है उसे घटा देंगे तो उसकी पूरक घटना की प्रायिकता आ जाएगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बच्चों सी वाला जो है 1 माइनस पी, ये सही हो जाएगा। ठीक है ना, सभी घटनाओं का एक ही प्रयोग की सभी घटनाओं का योगफल 1 होता है, ये इस तरीका से भी आप इसको याद रखिए। पीटी दिए वृत्त की स्पर्श रेखा है अगले क्वेश्चन में, जिसका केंद्र O है। यदि OT 6 सेंटीमीटर, OT जो वृत्त की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर है, और OP ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये 10 है, तो स्पर्श रेखा PT की लंबाई बतानी है हमें। अब देखिए बच्चों यहाँ पर समझिए, ये स्पर्श रेखा है PT, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो ये वाला कोण 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, जब ये 90 अंश हो गया तो POT एक समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, ये वाला एक समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज OTP कैसे लिख दीजिए? OPT में। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? 90 के सामने कर्ण का वर्ग, यानी कि बच्चों OP का जो वर्ग होगा वो बराबर होगा किसके? PT के वर्ग के और OT के, यानी कि शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। OP कितना है? 10, तो 10 का वर्ग बराबर होगा PT हमें ज्ञात करना है, और OT हमारे पास 6 है। 10 का वर्ग 100 हो गया, 6 का वर्ग 36, इधर ले आएंगे तो माइनस में 36 आएगा, बराबर PT का वर्ग। या बच्चों PT का जो वर्ग होगा वो बराबर आएगा, 100 में से 36 घटाएंगे तो आपके पास 64 बच जाएगा। PT का वर्ग 64 है, तो PT का मान कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, इसका वर्गमूल ले लेंगे। और PT हमारी क्या है? स्पर्श रेखा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो A है, जो दिया है स्पर्श रेखा की लंबाई PT जो है 8 सेंटीमीटर बच्चों यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे आप, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं में 4:5 का अनुपात है, इनके क्षेत्रफलों में अनुपात होगा। देखिए बच्चों, दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप हैं, और समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल होते हैं उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होते हैं। संगत भुजाओं का अनुपात 4:5 है, इनका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 16:25। ठीक है, 16:25 हो जाएगा, तो क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा बच्चों 16:25, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यही सही होगा। ये मत लगा देना बच्चों ये वाला। ठीक है, यहाँ इसका पहले 4 का वर्ग और फिर 5 का वर्ग,
दोनों ही आपको ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए बच्चों, 12 मीटर गुणा 9 मीटर गुणा 8 मीटर माप वाले कमरे में रखी जा सकने वाली लंबी से लंबी छड़ की माप होगी। लंबी से लंबी छड़ की माप पूछा है, वो कितनी होगी। तो जो छड़ की माप होगी ना बच्चों, ये कमरा कैसा है, हमारा घनाभ के आकार का है, तो वो हो जाएगा इसका विकर्ण। विकर्ण की माप होगी। और घनाभ का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है बच्चों, एल का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस एच का वर्ग। लंबाई का वर्ग अंडर रूट में लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। लंबाई कितनी है, पहली 12 है, तो 12 का वर्ग और प्लस चौड़ाई 9 है, 9 का वर्ग और प्लस हो जाएगा 8 का वर्ग। 12 का वर्ग 144, 9 का वर्ग 81 और 8 का वर्ग 64। इन सभी को आप जोड़ दीजिए। अगर हम सभी को जोड़ेंगे तो 4 अरे 5, 5 और 4 9 हो गया, 6 8 14, 14 और 4 18 का 8 हो गया, 1 और 1 289 आया। और 289 का वर्गमूल क्या होता है बच्चों, 17 होता है। इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है, विकर्ण की माप जो 17 हो जाएगी, यानी कि लंबी से लंबी छड़ की माप 17 मीटर हो जाएगी बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, दो गोलों के आयतन में 64:27 का अनुपात है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों में अनुपात बताइए। तो बच्चों एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीके से समझ लीजिए। आयतनों में अनुपात दिया है, ठीक है। तो पहले गोले का आयतन 4/3 पाई r1 की 3, दूसरे गोले का आयतन 4/3 पाई r2 की घात 3, 1 मान लीजिए इसका, ये बराबर है 64/27। आयतनों का अनुपात ये दिया है, 4/3 पाई से 4/3 पाई काट दीजिए। अब हम इसको कितना लिख सकते हैं, ये हो गया r1/r2 की घात 3 बराबर 64। 4 का घन होता है 27, 3 का घन होता है, यानी 4/3 की घात 3। 3 से 3 कटेगा तो r1/r2 आपके पास आएगा 4/3। त्रिज्याओं का अनुपात 4:3 आ गया। वैसे ही बच्चों जब आयतनों का अनुपात दिया हो, त्रिज्याओं का निकालना, इसका घनमूल ले दीजिए। 64 का घनमूल 4 और 27 का 3 आ गया, त्रिज्याओं का अनुपात आ गया। अब हमें निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है। तो जो त्रिज्याओं का अनुपात है पृष्ठीय क्षेत्रफलों का पूछा है, इसका वर्ग कर दीजिए। तो 4 का वर्ग बच्चों यहाँ पर 16 होगा और 3 का वर्ग हो जाएगा 9। 4 का वर्ग 16 और 3 का अनुपात 9, तो इसका मतलब होगा 16:9। आसान तरीका यही है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है बच्चों, उसमें 16:9 दिया हुआ है, तो यही आंसर सही होगा। त्रिज्याओं का जब अनुपात आ जाए, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का पूछेगा, उसका वर्ग कर दीजिए, वही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी देखिए। द्वितीय चतुर्थांश में स्थित बिंदु P जो है वो द्वितीय चतुर्थांश में है, x अक्ष से 4 मात्रक तथा y अक्ष से 3 मात्रक की दूरी पर है। बिंदु P के निर्देशांक होंगे। बच्चों किसी बिंदु के निर्देशांक आते हैं x, y के रूप में, पहले x आता है फिर बाद में y आता है। जब हम x अक्ष से दूरी बताते हैं तो बच्चों क्या होता है, वो y, आपने पढ़ा ना, जैसे कोई के बिंदु इसकी 4,3 की x अक्ष से दूरी बताइए, तो x से पूछा है तो आप क्या लिखते हैं, y निर्देशांक लिखते हैं। तो x अक्ष से 4 मात्रक की दूरी पर है तो ये y निर्देशांक हो जाएगा, ठीक है नहीं। और y अक्ष से 3 मात्रक की दूरी पर है तो ये हो जाएगा बच्चों x निर्देशांक। लेकिन ये दूसरे चतुर्थांश में है, तो दूसरे चतुर्थांश में पहला माइनस का होता है और दूसरा प्लस का होता है, ठीक है नहीं। दूसरे चतुर्थांश में x माइनस में होता है और y वाला प्लस में होता है। तो -3,4, तो -3,4 बिंदु C, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दिया हुआ है, तो यही सही होगा। अब देखिए इसकी बिंदु की x अक्ष से दूरी कितनी है, 4 मात्रक, y अक्ष से दूरी कितनी है, यानी कि 3 मात्रक, क्योंकि दूरी हमेशा प्लस में ही बताई जाती है, ठीक है नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान होगा। देखिए बच्चों 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है, तो cos 3 थीटा बराबर 2 को उधर ले जाएंगे तो ये होगा 1/2। अब 1/2 होता है बच्चों, cos में कितने का मान होता है, वो होता है cos 60 का, ठीक है नहीं। cos से cos कट जाएगा यहाँ पर, तो 3 थीटा बराबर 60 हो जाएगा। तो थीटा बराबर 3 से कट जाएगा 7 कितनी बार, 20 बार।
तो थीटा का मान पूछा है तो वो 20 आ गया है। तो ऑप्शन नंबर जो बच्चों यहाँ पर सी में ऐसा दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में देखेंगे, उस वृत्त का व्यास क्या होगा जिसकी क्षेत्रफल उन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, जिसकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। वृत्त का व्यास पूछा है, तो नए वृत्त का जो व्यास होगा, नए वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा बच्चों वो दिया हुआ है दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। दोनों वृत्तों के, चलो मैं लिख देता हूँ, क्षेत्रफल के बराबर है। तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक है। नए वृत्त की त्रिज्या आर मान लेते हैं, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा। अब पहले वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर वन स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या आर वन मान ली। दूसरे का क्षेत्रफल होगा पाई आर टू स्क्वायर। तो देखिए पाई आर स्क्वायर बराबर, दोनों में पाई कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ आर वन का स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर आर टू का स्क्वायर, पाई से पाई कट जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर आर वन, इसकी त्रिज्या कितनी है 3 और दूसरे की 4, तो 3 का वर्ग और प्लस 4 का वर्ग, ठीक है। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16, 9 25 हो जाएगा। आर निकालेंगे तो 25 का वर्गमूल कितना आएगा 5। ये इसकी त्रिज्या होगी। हमें पूछा है व्यास, तो 5 का 2 गुना क्या होगा 10, क्योंकि व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है बच्चों, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर, 5 मत लगा देना, क्या है व्यास पूछा है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। नहीं की बात पूछ रहा है, तो बच्चों माध्यक यानी कि माध्यिका और बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। केवल मानक विचलन जो है वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 में थोड़ा घुमा कर दे दिया है बच्चों क्वेश्चन ये, निम्नलिखित बारंबारता बंटन के बहुलक वर्ग का मध्यमान होगा। तो पहले बच्चों बहुलक वर्ग भी पूछ लेता है। तो बहुलक वर्ग वो होता है जिस वर्ग की बारंबारता सबसे बड़ी होती है। तो यहाँ पर सबसे अधिक बारंबारता 10 है, तो ये हमारा हो गया बच्चों बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग पूछता तो 60 से 80 हो जाता, लेकिन यहाँ पूछा बहुलक वर्ग का मध्यमान। मध्यमान निम्न सीमा उच्च सीमा दोनों को जोड़ दीजिए, 60 और 80 140 हो गए, इसका आधा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 70। निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए तो मध्यमान आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में ये दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा सही है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 जो है बच्चों, इसका लास्ट प्रश्न है वीडियो का। जब एक पांचवे को फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, अभाज्य पूछ सकता है या आपसे कोई और संख्या पूछ सकता है, 3 से छोटी 5 से छोटी कोई भी, तो आने की प्रायिकता होगी, या सम संख्या पूछ सकता है। तो 0 होगी, 3/5 होगी, 1/2 होगी, या 2/3 होगी। तो बच्चों इस प्रश्न का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बहुत आसान प्रश्न है, ये आपके लिए SW है बच्चों, ठीक है। मुझे आपके कमेंट का ज़रूर इंतज़ार रहेगा। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।